हेलो, आई एम डॉक्टर राशिद इकबाल फ्रॉम मरियम हेल्थ केयर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इस चीज़ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ एक डेकेड्स में हम लोगों के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस ही नहीं बचेगा। तो ऐसा क्या चीज़ है जो ट्रीटमेंट ऑप्शन ही ख़त्म कर देगा? देखिए, आज हम लोग जब बहुत बार एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में और आईसीयूज़ में, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एज्ड पर्सन्स हैं, उन लोगों पे कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और बहुत बार वो बता नहीं पाते हैं, ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट या स्पूटम का कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट अगर देखते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। आज इंडिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एक बहुत कॉमन मैटर है, जिसके कारण ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आखिर ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्या है? इस रेसिस्टेंस के कारण जो कॉमन बैक्टीरिया थे, जिसका हम लोग आसानी से ट्रीटमेंट कर लिया करते थे अजिथ्रोमाइसिन दे करके या सिफ्रोफ्लॉक्सासिन दे करके या सेफेक्सिन दे करके, आज वो बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स से रेसिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। और उसके वजह से जब पेशेंट्स आईपीडी में एडमिट होते हैं या बहुत बार ओपीडी में एडमिट होते हैं, उनका रिकवरी ही नहीं होता है। उनको हाइयर एंटीबायोटिक्स हम लोगों को चलाना पड़ता है, पेनम ग्रुप का एंटीबायोटिक हम लोगों को चलाना पड़ता है, मेरोपेनम फेरोपेनम हम लोगों को चलाना पड़ता है, जब जाके पेशेंट्स में रिकवरी होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हाइयर कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका कि लोकल यूज बहुत कम है, ये बहुत कॉस्टली एंटीबायोटिक हैं और हर आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो अब हम कर क्या सकते हैं जिससे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ना हो? तो पहला चीज, जो पिल पॉपिंग टेंडेंसी है ना इंडियन पॉपुलेशन की, उनको ये बंद करना पड़ेगा। और मेडिसिन और फार्मेसी शॉप वालों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो शेड्यूल एच कैटेगरी के ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक कम अंडर शेड्यूल एच, मतलब वो कंट्रोल ड्रग्स हैं, आप उनको ऑफ द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर सेल नहीं कर सकते हैं। और आज आप देखिए, किसी को भी थोड़ा सा लूज मोशन हो गया, वो O2 टैबलेट जाके मांगता है, फार्मासिस्ट भी उसको प्रोवाइड कर देता है, वो 2 टैबलेट खाता है, उसका लूज मोशन थोड़ा कंट्रोल हो गया, द मोमेंट ही लीव्स दैट मेडिसिन, अब वो नहीं खा रहा है वो दवा। तो अब क्या होगा, ये ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल हाइयर एंटीबायोटिक के कैटेगरी में ही आता है। फ्लोरोक्विनोलॉन हम लोगों के लिए रिजर्व कैटेगरी ड्रग है, हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में तो उसको स्टार्ट ही नहीं करते हैं, और आप उसको ऑफ द काउंटर खा के 2 टैबलेट और छोड़ दिए। अब इस वजह से वो बैक्टीरिया एक चोट खाया हुआ शेर के जैसा हो जाता है, जो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और आगे अब वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से काम ही नहीं करेगा, रिस्पॉन्स ही नहीं दिखाएगा। दूसरा जो बहुत कॉमन गलती है, हम लोग हर एक चीज के लिए, डॉक्टर्स भी बहुत बार, कॉमन फ्लू है जैसे बच्चों में बहुत सारे डायरिया जो है, मोर देन 50% ऑफ डायरिया वायरल डायरियाज होते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। उस केसेस में हम लोग एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते चले जाते हैं और उसके वजह से हम लोगों का बैक्टीरियल रेसिस्टेंस हो जाता है और फिर दवाइयाँ काम नहीं करती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिए। और अगर हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हमारे पास मेडिसिन होंगे जो आगे हमारे लिए यूजफुल होंगे। अदरवाइज ड्रग रेसिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर बन गया है जो इंडिया में ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पॉपुलेशन में कुछ न कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ड्रग रेसिस्टेंट हैं। और ये मैं अगर अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो लैंसेट का एक रिव्यू रिपोर्ट है, आप चाहें तो ऑनलाइन जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।